नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में शरीक है। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और अभी 5 चरण का मतदान बाकी है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इंडिया न्यूज ने पोल स्टेट के साथ मिलकर चुनावी मुद्दों पर इंडिया का मूड जानने की कोशिश की है। देश की जनता को ईवीएम पर कितना भरोसा है, ऊटपटांग बयानबाजी करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग के एक्शन पर क्या सोचता है देश, सेना पर सियासत और ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या कहता है देश। हमने ऐसे तमाम मुद्दों पर देश की जनता से सवाल पूछे हैं। हमने सर्वे में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को शामिल किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक किसी तरह के सीट प्रोजेक्शन से जुड़े सवाल इस सर्वे में शामिल नहीं किए हैं। हमने सवालों के चयन में पूरी सतर्कता बरती है ताकि सर्वे से किसी खास राजनीतिक दल को कोई फायदा न पहुंचे। अगले 1 घंटे तक हम आपको सर्वे के नतीजे दिखाएंगे और नतीजों पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा जी, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुज आत्रे जी हैं जो कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं, हमारे साथ अभिषेक यादव जी हैं जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और निमिष कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो आइए इंडिया का मूड जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का पहला सवाल, नेताओं के हिट स्पीच पर 72 घंटे के प्रतिबंध लगाने के चुनाव आयोग के फैसले को क्या आप सही मानते हैं? इस सवाल के जवाब में 81.87% ने कहा हाँ, वहीं 10.36% लोग चुनाव आयोग के बैन को सही नहीं मानते। सर्वे में शामिल 7.77% लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, यानी सबसे ज्यादा 81.87% लोग ऊटपटांग बयानबाजी करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग के फैसले को सही मानते हैं। तो बड़ा सवाल कि आखिर मायावती को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी थी कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान एकजुट होकर गठबंधन को वोट करें। आखिर योगी को यह कहने की जरूरत क्या पड़ी थी कि अली उनके साथ है और बजरंग बली हमारे साथ। क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश थी? इसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे यह बताइए सुदेश वर्मा जी कि हेट स्पीच के मामले में चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसको 81% से ज्यादा लोग सही मानते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी योगी जैसे जिम्मेदार नेता को कि वो ये बात कहें कि अली उनके साथ है, बजरंग बली हमारे साथ? यानी आप साफ साफ तौर पर हिंदू और मुसलमानों में देश के वोटरों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। जी नहीं दीपक जी, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला लिया है हम उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, आपने एक्सेप्ट कहा कि आप तो ये कहते कहने कि योगी आदित्यनाथ पर आपने जो फैसला लिया वो गलत है। नहीं, हमारा एक मत था, आपका मत था, लेकिन देश की जनता का मत क्या है ये देखिए। लगभग 82% लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो सही लिया। सवाल यह है कि अली और बजरंग बली को चुनाव में लाने की जरूरत क्या है? बजरंग बली हम सबके आराध्य हैं, मानते हैं इस बात को। बिल्कुल, हम जब आर्ग्यू करते हैं कि इस चीज को तो अपने पक्ष को रखते हैं। जब हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं माना गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और अथॉरिटी जो भी बोलती है, जब उनका फैसला आ गया तब पक्ष रखने जाने की क्या जरूरत थी? जब उनका फैसला आ गया तब मुख्तार अब्बास नकवी साहब चुनाव आयोग गए थे। मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो योगी जी ने जवाब दिया, योगी जी ने जवाब के बाद जब बैन लग गया उसके बाद भी क्लेरिफिकेशन दिया कि बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। इस क्लेरिफिकेशन में देश उनके साथ है, पूरे देश के आराध्य बजरंग बली है, हम सब मानते हैं। लेकिन चुनाव में बजरंग बली को घसीटने की जरूरत क्या है? मुझे इसका जवाब दीजिए। और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, जवाब दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं बात आपकी सही है। वो जो कहा गया था किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, उस कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताइए? किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? हर बार जब मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम मुसलमान की तरफ आ गए ना हिंदू मुसलमान, हमने नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आ गए आप हिंदू मुसलमान पे। दीपक जी, हमने कहीं नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला हिंदुओं को कि हिंदू के जैसा वोट करो और हम हिंदू की पार्टी। हम तो कभी ऐसा कहे ही नहीं। हम लोग तो हमेशा बोलते सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर एक पक्ष ये बोलता है कि मुसलमानों को कि तुम हमें वोट करो, मुसलमान लोग हमें वोट कह रहे हो कि आप हमें वोट करो, हमने कभी नहीं बोला। यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे योगी जी। आप कहें तो उनका स्टेटमेंट सुनवा सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि जब बली और अली की बात होगी तो बजरंग बली के साथ ही हम खड़ा रहेंगे। तो अली गठबंधन वाले के साथ अली किसका मतलब क्या निकला? आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या निकला? और एक नेता क्या बोला, उन्होंने कह दिया बजरंग अली बोल दिया बजरंग बली की जगह, वो तो और आगे चले गए। वो आगे चले गए तो उनके भी एक टिप्पणी के ऊपर चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया था। सुनिए ना, तो इसका जब योगी जी ने कहा, जब चुनाव आयोग नहीं माना, चुनाव आयोग ने बैन लगाया ना, योगी जी कहीं कैंपेन नहीं किए।
तो वो बात वही खत्म नहीं, हो उसके बाद भी वो मंदिर जाते रहे, उसके बाद भी वो संकेत देते रहे कि मैं बार बार बजरंग बली के दर पे जाऊंगा, और बार बार मंदिर जाकर वो ये समझाते रहे कि देखिए भैया उनके साथ अली है, हमारे साथ बजरंग बली है। मंदिर तो आस्था है, मंदिर तो जोगी जी खुद साधु है, हम लोग सबकी आस्था है, मंदिर जाने से कौन रोक सकता है, और जब आस्था है तो उस पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो लोग ने ये कहा कि मुसलमानों को कि हमें वोट दो और मुसलमानों की पार्टी है, उनके बारे में भी तो कुछ बोलिए, उनके बारे में तो सब चुप हो जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा मुसलमानों की पार्टी है, उन्होंने ये कहा वोट करो, हमें मुसलमान हमको गठबंधन को वोट करें। क्यों वोट करें मुसलमान गठबंधन को? उनके बयान को हमने कभी हिंदुओं को बोला? हमने कभी हिंदुओं को बोला? इन्होंने भुनाया अपने फेवर में या नहीं भुनाया, ये बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे भुनाया। अभी हम जिक्र कर रहे थे, अगर हिंदू और मुसलमानों की बात करें तो मेनका गांधी जी के भी बयान को भी बीच में उल्लेख कर लेना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी जो है चुनावी भाषण में सीधे सीधे मुसलमानों से बोला कि अगर आपको मुझसे काम चाहिए, अगर मेरे को जिस बूथ से वहां मुस्लिम समुदाय के अगर वोट नहीं मिले तो मैं काम नहीं करूंगी। आप तो सीधा सीधा पक्षपातपूर्ण करते हैं। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ बोला था, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमानों को नहीं मानता, मैं उनके त्योहार को नहीं मानता। आप कैसे हिंदू, किसी एक धर्म के, किसी एक समुदाय के कैसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं? आप प्रांत के राजा हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने आप में एक प्रकार से शासक होता है, राजा कहलाया जाता है। तो आप सबके, पूरी प्रजा आपके है। आप चुनाव जीतने के बाद आप भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाना चाहिए कि आपके वो दल के हैं, किस दल ने आपको वोट दिया है, किस वोटर ने नहीं वोट दिया। लेकिन आपको सबकी समस्याएं देनी पड़ेगी। जो मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, वो काम में दिखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं मुसलमानों को नहीं छोड़ मानता, तो वो एक बात बताइए, मुझे ऐसा नहीं है मुसलमान बनने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी से बात शुरू करता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से बात शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बात की, वो कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए पैसे देते हैं, हम शमशान की दीवार बनाने के लिए भी पैसे देंगे। वही बात रिपीट करी योगी आदित्यनाथ ने। मुझे बताइए कि फिर शमशान और कब्रिस्तान को लाकर आप एक बार फिर से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। योगी जी कल कह चुके हैं बात, और उन्होंने मुसलमानों को बाबर की औलाद भी कह दिया। ये मुद्दा है कि अगर आप एक समुदाय को पैम्पर करने का प्रयास करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, अगर आप बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज सबका सिटीजन का राइट है, किसी एक कम्युनिटी का राइट नहीं है। और जब भी चुनाव होगा तो ये हाईलाइट होगा। इसलिए जो लोग इस पर मुद्दा बना रहे हैं उसको तो योगी जी को कहना था ये परंपरा मैंने बंद कर दी। योगी जी क्यों शमशान कब्रिस्तान जैसे बयानों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? यही होता रहा ना दीपक जी, कोशिश है दीपक जी, यही होता रहा है, ये होता रहा है, तो बदला जा रहा है। आपसे बिल्कुल सही बात बोली, आपसे बिल्कुल सही बात बोली कि यही होता रहा है चुनाव में, तरफ से निमिष यही होता रहा है चुनाव में। बिल्कुल यही होता रहा है, क्योंकि आप भोपाल, मतलब ध्रुवीकरण का पूरा फायदा आप अभी देखिए, इस समय साध्वी प्रज्ञा हेमंत करकरे को लेकर बात हो रही है, भोपाल सीट को लेकर बात हो रही है। ऐसा लगता है कांग्रेस ने जार वहां रखा, उसके सामने आपने साध्वी प्रज्ञा को रखा, ताकि पुरानी जो बातें हिंदू आतंकवाद और हिंदू संतों को किस प्रकार अभी हम सिर्फ चुनाव आयोग अभी हम सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले पर बात कर रहे हैं। हम आएंगे, साध्वी प्रज्ञा पर भी आएंगे, उस सवाल पर भी आएंगे। पर मुझे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन चुनाव को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, या मैं सीधे कहूं, दो टूक कहूं, हिंदू मुसलमान में बांटने में लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल लगी है, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि हम यदि वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे तो हमारे पास जो 84% है, सबसे इनको सीधी सीधी लड़ाई ये है कि इन्हें मालूम है, ये साफ तौर पर कहते हैं कि मुसलमान, इस देश के मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं। इसलिए पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से ये हिंदुओं के सारे वोट को एकत्र करें। देख लीजिए, नहीं, ये गलत बात है। मुसलमान आपको वोट नहीं देते, इंडिया शाइनिंग से लेकर अभी तक हमेशा कहा जाता रहा है। सुदेश वर्मा जी अपील करिए, भारत के मुसलमानों से अपील करिए, भारत के मुसलमानों से अपील करिए, भारत के मुसलमानों से अपील करिए कि मुसलमान भाइयों जाइए और अगले चरण का मतदान मेरे ख्याल से 23 तारीख को है, 23 तारीख को जाइए और बीजेपी को वोट करिए। दीपक जी, मैं करता हूँ अपील करिए, बिल्कुल अपील करता हूं। शब्दों में करिए। मैं नहीं, आपके शब्दों में कैसे, सब तो हमारे होने चाहिए ना, भावना जरूर आपके होंगे दीपक जी। देखिए मोदी जी ने बिल्कुल प्रभु मुहूर्त पाई थी ऐसी। देखिए दीपक जी, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को भारतवर्ष में लागू किया। पहली बार हमें दिख रहा है कि सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ कोई हिंदू नहीं, जहाँ कोई मुसलमान नहीं, जहाँ कोई किसी जाति का नहीं, और इसीलिए हंस सकते को ये विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए हर व्यक्ति अपने हक के लिए वोट दें। आपको क्या चाहिए? बेहतर अस्पताल चाहिए, बेहतर स्कूल चाहिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो आप बीजेपी को वोट दें, मोदी जी को वोट दें।
आप कहेंगे कि आम देश नागरिक टूट को जाएगा। सेंटर में रख के देखिए, पॉलिटिक्स नहीं की तो जा ये रही देश है। टूट नहीं जाएगा। अपेक्षा, देश की जनता ये नहीं अपेक्षा करती। देश की जनता 5 साल बीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री से इन शब्दों की और या मुख्यमंत्री से इन शब्दों की नहीं अपेक्षा करती। वो चाहते हैं विकास की बात हो, लेकिन विकास की बात ना होकर के ये चुनाव फिर से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पे के नाम पर लड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमान पे लाकर के खड़ा कर दिया गया है किसने और किया? फिर बांटने की, देखिए आपने किया है, किसने ये किया? आप लोगों ने चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस फिर का से अध्यक्ष चेंज हम कर लोग दिया है, जाके बोलते हैं चुनाव का मुसलमान नैरेटिव जो आप लोगों ने सेट करने हम की तो कोशिश मुसलमानों की वो पार्टी फिर से है, वही कर हमें दिया। वोट दो, कहीं ना कहीं जाके बात हो कभी तिलक और लगाते बात हैं, करो। कभी जो जनेऊ अंग्रेज पहनते जो हैं। हमारे और आप देश में हिंदुओं की बहुत पार्टी से- है, जो आप हमारे- हिंदुओं की पार्टी हम है, सबकी बोल पार्टी है। दीजिए, आप जो हिंदुओं हर की पार्टी नागरिक बोल दीजिए ना, हर नागरिक की बोल पार्टी दीजिए, है। सुदेश वर्मा जी, आप बांटो हिंदुओं और की राज पार्टी करो, है। हर नागरिक की पार्टी है। आप उसी नारे हर पर चल नागरिक पड़े। की पार्टी बांटो है। और राज करो का आप फिर से दोबारा उसी ये आपको ऐसा लगता है, ऐसा हम लोग नहीं करते। देखिए देश की अंग्रेज जनता- जो छोड़ के गए थे, इसको आगे लेके सुदेश वर्मा जी की तभी पार्टी चल होगा रही है। जब हम सब हिंदू मुसलमान की तरह ना बात करें, एक नागरिक की तरह बात करें, तो जो सुदेश भारत जी, के लिए अच्छा होना सुदेश चाहिए जी, और भारत के योगी लिए अच्छा आदित्यनाथ होगा जी से जब अपील करिए ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। योगी आदित्यनाथ जी से अपील करिए ना कि योगी हम हिंदू आदित्यनाथ जी ने हिंदू कॉन्टेक्स्ट मुसलमान में की बोला, बात ना करें, अपील उन्होंने करिए। कॉन्टेक्स्ट में बोला। नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट योगी में बोला, वो आदित्यनाथ हिंदू जी की बात से ही नहीं अपील कर रहे। करिए कि आप हिंदू मुसलमान की बात ना करें, सबका साथ सबका विकास की बात करें। दीपक बोलिए जी, योगी आदित्यनाथ जी को, की बोलिए योगी जी को। योगी जी की पॉपुलैरिटी इसलिए उत्तर प्रदेश में मैं है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी लॉ की एंड बात ही नहीं कर रहा ऑर्डर हूं। को इम्प्लीमेंट वो किया है। क्या कह रहे सारे हैं, मैं उसकी criminal बात जेल कर में रहा हूं। हैं। जाके वो पूछिए क्या लोगों कह से, रहे हैं, मैं उसकी इसलिए बात कर रहा हूं। पॉपुलर है। लेकिन जब बात कॉन्टेक्स्ट की होगी, जब बात अली की होगी, तो बली की बात आएगी ही आएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बली की नहीं, बजरंग बली की अरे बात वही आएगी। बजरंग बली ये की बात बोलिए, हो रही है। ये बोलिए। अली की बात आप करेंगे तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो तो रहा है? आपने तो धीरे बजरंग से बली की बात मायावती कर और रहे हैं। आप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा मुसलमान हमको वोट करें, हमने कब आप बोला हिंदू को वोट धीरे करें? से डाइवर्ट कभी नहीं करके बोला। ये समझाने की कोशिश करें कि हिंदू आप आपको वोट करें। मायावती को कंडेम करते हैं, पहले ये बताइए। मैं कौन मायावती होता ने हूं? जो मैं बोला, तो पत्रकार एक तो आप हूं। पत्रकार हैं, मैं देश तो के नागरिक जनता हैं। की राय को आप सामने सेकुलर रखता आदमी हैं। हूं। मैं जनता आप की राय को सेकुलर सामने आदमी हैं, रखता बोलिए। हूं और मेरा ये मानना है कि धर्म और जाति हमें के तो आप आधार कंडेम कर पर देते, वोट करिए। नहीं मांगे जाने चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर भी आप लोग मांगते हैं, धर्म के आधार पर भी आप बिल्कुल लोग नहीं मांगते हैं हम और लोग सेना के सबका आधार पर साथ, भी, सबका विकास के एजेंडा पर सेना मांगते के हैं, आधार पर भी राष्ट्रीय मांगते- सुरक्षा पर आप मांगते हैं, सेना के मजबूत आधार सरकार पर के लिए भी- मांगते हैं। आप सेना के आधार पर भी वोट मांगते हैं और अगला सवाल हमारा यही है। इंडिया न्यूज पोलिस स्टैट का दूसरा सवाल, सेना के राजनीतिकरण के लिए किस पार्टी को आप दोषी मानते हैं? हमने जब ये सवाल पूछा तो सर्वे में शामिल 38.51% लोगों ने कांग्रेस को सेना के राजनीतिकरण के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं 28.8% लोगों ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। अन्य दलों को 9.07% लोगों ने दोषी माना। सर्वे में शामिल 20.39% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कहते। वहीं 3.23% लोगों ने इनमें से किसी को दोषी नहीं माना। यानी सबसे ज्यादा 38.51% लोगों ने कांग्रेस को सेना के राजनीतिकरण के लिए जिम्मेदार बताया। इंडिया न्यूज पोलिस स्टैट का तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी की एनडीए सरकार मनमोहन की यूपीए सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ज्यादा सक्षम है? सर्वे में शामिल 78.31% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के मामले में मोदी सरकार मनमोहन सरकार से ज्यादा सक्षम है, लेकिन 12.3% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं सर्वे में शामिल 9.39% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी। यानी सबसे ज्यादा 78.31% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के मामले में मोदी सरकार मनमोहन सरकार से ज्यादा सक्षम है। तो अनुज चतुर्वेदी, 3/4 लोग मानते हैं, 3/4 75% के आसपास लोग, उससे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार ज्यादा प्रभावी है अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाना है तो। देखिए कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार का जो प्रचार का इनका तंत्र है वो इसमें मुझे लगता है कि प्रचार में एक तो आप पीछे क्यों न जाते हैं प्रचार तंत्र में? प्रजातंत्र में प्रचार की अपना अलग बात है। की सरकारों की कमियां नहीं दीपक जी कि वो प्रचार पे नहीं उन्होंने ध्यान दिया। आज काम पे कम, प्रचार पे ज्यादा काम किया जा रहा है। तो फिर 5,000 करोड़ रुपए देश की तो फिर जनता का आप जिस पार्टी के साथ सिंपैथाइज करते हैं उसकी ये गलती है अनुज जी कि वो अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कि वो प्रचार पर फोकस नहीं किया और इस समय जो है देश की वर्तमान राजनीति हो उसमें जो सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है प्रचार पे काम किया जा रहा है। देश की जनता की टैक्स की कमाई अपने ऊपर निजी प्रचार पे खर्च की जा रही है, तो जो कि अच्छा सिम्टम्स नहीं है। जनता के टैक्स की कमाई का पैसा जो है देश के विकास पे, जनता के हितों के ऊपर खर्चना चाहिए था, ना कि निजी प्रचार में। 5,000 करोड़ रुपए देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए केवल प्रचार पे खर्चा। इनकी एक बड़ी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितना बहुत बड़ा उसका किया था, लेकिन आधे से ज्यादा उसका बजट प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाने और उसके प्रचार पे खर्च दिया। तो इस प्रकार का अगर ये प्रचार पे ही काम चलता रहे और योजनाओं के अमल में ना पैसा खर्चा जाए तो वो भी एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। उसके नतीजे आने चाहिए, प्रचार से नतीजे नहीं आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कभी ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक या उरी के बाद जो इन्होंने किया था वो इतना बड़ा मुद्दा बना। 70 साल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ये छवि बनी कि भारत भी रिटेलिएट कर सकता है, बदला लेने के लिए उसके ऊपर यदि अटैक हुआ तो वो कर सकता है। कभी आपने सोचा, 60 साल आप भी थे, तो एक पत्रकार के रूप में मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, क्योंकि देश ने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी, क्यों बना ये मुद्दा? अनुज जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या इससे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया या पाकिस्तान से हमने विजय नहीं पाई? क्या आप भूल गए हैं क्या बांग्लादेश के 2 टुकड़े जब इंदिरा जी के राज में हुए थे वो किस कारण से हुए? पुरानी बात हो गई। पाकिस्तान भारत ने 11 के बाद आप चुप बैठे थे। 11 के बाद आपने कुछ नहीं किया। हमें कारगिल के युद्ध की भी याद करनी चाहिए, जब सेना के पूर्व अधिकारी बताते हैं कि हम अटल जी से परमिशन मांगते रहे कि हमें आज्ञा दीजिए, हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएं, एलओसी क्रॉस करके जाएं, पाकिस्तान पर हमला करें, लेकिन परमिशन नहीं दी। करगिल के वॉर को मैंने कवर किया है। मुझे मत बताइए कि करगिल के वॉर में अनुज जी क्या हुआ था, क्या हुआ था करगिल के वॉर में, मुझे मत बताइए। करगिल के वॉर में भारतीय सेना पूरे शौर्य के साथ लड़ी थी और खदेड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि ऊपर से गोलियां बरसेंगी, नीचे भारतीय सेना मारी जाएगी, उसके बाद भी भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। उस अदम्य साहस की परिकल्पना आप और हम यहां पर बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन सुदेश, मेरा सीधा सवाल है, यहां पर सेना के राजनीतिकरण की अगर बात आती है तो अगर अनुज अत्रे जी जिस पार्टी से सिंपैथाइज करते हैं वो दोषी है तो आप लोग भी दोषी है, क्योंकि आपके नेता कहते हैं मोदी की सेना। मोदी की सेना है कि देश की सेना? देखिए, हमने कभी कांग्रेस को नहीं बोला कि आप सेलिब्रेट न करें। बालाकोट स्ट्राइक होता है, आपको पता है जब हुआ था बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान बना था, लड़ाई खत्म की आपको, तो हमने तो इंदिरा गांधी जी के शौर्य की बहुत सेलिब्रेशन किया था। बीजेपी, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके नेता क्यों बोलते हैं मोदी की सेना? मुझे ये तो बताइए, बताइए आपके नेता क्यों बोलते हैं मोदी की सेना? देश की सेना है कि मोदी की सेना? क्या आप चाहते हैं कि भारत की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी की तरह पॉलिटिकल बन जाए? जी, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा जब आया हूं तो, लेकिन ये बात इनसे पूछने की जरूरत है आपके दर्शकों के लिए कि जब हमने 1971 वार में इंदिरा गांधी को सेलिब्रेट किया, सेना के शौर्य को स्ट्रीट में आके सेलिब्रेट किया, आपको किसने रोका बालाकोट सेलिब्रेट करने के लिए? अगर हम सेलिब्रेट करते तो आप बोलते हो राजनीतिकरण कर रहे हैं। मोदी की सेना का क्या मतलब होता है? मोदी प्रधानमंत्री है, कोई प्राइवेट सेना थोड़ी ना है। मोदी जी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, मोदी जी एक इंस्टीट्यूशन है। मोदी जी एक इंस्टीट्यूशन है। मैं बोलता हूँ हमारी सेना कहते हैं। दीपक जी, हमारी सेना ने ऐसा किया, वो हमारी सेना प्राइवेट सेना थोड़ी है। हमारी सेना नहीं, मोदी की सेना का जवाब नहीं बोल सकते हमारी सेना। मोदी की सेना का मोदी की सेना का मतलब प्रधानमंत्री है भाई साहब, प्रधानमंत्री की सेना, प्रधानमंत्री तो सब कुछ है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव होता है और उसी के डिसीजन पर स्ट्राइक होता है। नहीं, कहीं से इसका राजनीतिकरण करके कांग्रेस ने गलत किया। मोदी की सेना एक फ्रेज राजनीतिकरण तो आपने भी किया, बताता है कि प्रधानमंत्री की बात कर रहे आपने भी हैं। किया। मोदी जी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, मोदी जी सुदेश वर्मा नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे 130 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो निचोली सेना मोदी की सेना होगी, कौन सी बड़ी बात? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी सेना पर ऐसा सवाल, सेना को लेकर ऐसा सवाल भारत के इतिहास में पहली बार उठा है? ये आपको सोचना चाहिए था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेना पर कभी भी राजनीति वाली आंच भी आई हो, छाया भी पड़ी हो। ये पहली बार हुआ है और ये आपके शासनकाल में हुआ। मैं इसका जवाब दूं सर, आपने ठीक पूछा। देखिए क्या कारण है आप बताइए। क्या हमने प्रोवोक किया था कि कांग्रेस के एक रिस्पॉन्सिबल नेता ने गली का गुंडा बोला आर्मी के चीफ को? क्या हमने प्रोवोक किया था कि आपने आर्मी कू की बात की? जो आपका ही पेपर है संडे गार्डियन, उसने पूरा लिखा हुआ है किस तरह से साजिश हुई थी कि आर्मी में कू होने जा रहा है जनरल वीके सिंह के द्वारा। आप बताइए, सेना पर बार बार प्रश्न चिन्ह किसने उठाया? हमने कभी नहीं उठाया। लेकिन अगर स्ट्राइक होता है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, अगर बालाकोट स्ट्राइक होता है, नहीं हम तो हमेशा सेना की शौर्य को हम हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, हम हमेशा सेलिब्रेट करेंगे सेना के शौर्य को।
बनाया, आपने उठाया, इन्होंने बुलाया। राष्ट्र को मजबूत करने का हर प्रयास हम करेंगे। सेना का शौर्य की बात करते हैं और एक मनोबल गिराने की, मैं 2-3 उदाहरण पेश करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुनावी रैली में कश्मीर की जनता से कहा था कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने सेना के जवान के ऊपर और सेना के अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और आपने उस बात पे वोट मांगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना के जवानों पे 302 का हत्या का मुकदमा हुआ है। और अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूं, वाराणसी में बीएसएफ का रिटायर्ड हमारा जवान तेज बहादुर यादव क्यों चुनाव लड़ने पहुंचा है वहां पे वाराणसी, और उसके साथ 1000 से ज्यादा हमारे पूर्व सैनिक वहां पर प्रचार कर रहे हैं उसके लिए, और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं। किस लिए? उसका दोष यही था कि केवल उसने जो है अपना वो जो उसको खाना दिया गया था, जो भोजन परोसा गया था, उसकी उसने अगर वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी कि किस प्रकार से हमारे हुआ है, उसको ना जाने कैसे कैसे प्रताड़ना आपने दी। अच्छा, मैं एक मिनट के लिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे सुदेश भाई, ब्रेक के उस पर आएंगे तो कुछ सवाल और लेंगे और इस सवाल को भी आगे ले जाएंगे कि आखिरकार सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किस पॉलिटिकल पार्टी ने करने की कोशिश की। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का चौथा सवाल, क्या मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने से कांग्रेस को फायदा होगा? सर्वे में शामिल 26.86% लोग मानते हैं कि प्रियंका को मोदी के खिलाफ लड़ाना कांग्रेस का सही दाव है, लेकिन सर्वे में शामिल 54.37% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं सर्वे में शामिल 18.77% लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 54.37% लोग मानते हैं कि मोदी के खिलाफ प्रियंका को लड़ाना कांग्रेस का सही दाव नहीं। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का पांचवा सवाल, क्या विदेशियों को भारत में चुनाव प्रचार की अनुमति मिलनी चाहिए? सर्वे में शामिल 13.27% लोग मानते हैं कि विदेशियों को चुनाव प्रचार की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सर्वे में शामिल 73.14% लोग विदेशियों को चुनाव प्रचार की अनुमति मिलने के खिलाफ है। वो कह नहीं सकते कहने वाले लोगों की तादाद 13.59% है। यानी सबसे ज्यादा 73.14% लोग विदेशियों को चुनाव प्रचार की अनुमति मिलने के खिलाफ हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर अनुज अत्री जी हैं, निमिष कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ मेरे साथ अभिषेक यादव जी हैं जो कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं। सीधे निमिष आपसे सवाल कि क्या प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारेगी कांग्रेस? यदि कांग्रेस चाहती है ऐसा तो इसमें थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए भी होता मेरा है। तो सीधा सवाल, उतारेगी क्या? चाहना नहीं चाहना छोड़ दीजिए उसको। नहीं, ये कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है। अनुज, देखिए, अब इस बारे में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ही निर्णय ले पाएगी, लेकिन कुछ भी संभव है। और अगर प्रियंका जी ने निर्णय लिया या कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी से उतारा मोदी जी के सामने, तो रोचक बहुत होगा चुनाव और मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा चुनाव। लेकिन सवाल ये कि हारने के लिए क्यों उतरेंगे? नहीं, हारने नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, प्रियंका जी इस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और मोदी जी एक सांसद के रूप में बहुत ज्यादा विफल रहे हैं वाराणसी में। ठीक है, उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी वो कितना मर्जी प्रचार करें, लेकिन एक सांसद के रूप में जो उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, तो सांसद के रूप में बहुत ज्यादा वो अपने जिम्मेदारियों से भागते रहे। 4 गांव उन्होंने जो गोद लिए, उन गांव तक में जो है अपनी जो सांसद निधि से, जो कि खुद की उनकी योजना थी कि गांव अडॉप्ट करने की, एक मॉडल गांव, उनकी सांसद निधि से 1 रुपया नहीं उन्होंने इन 5 वर्षों में खर्चा। तो इस प्रकार का उदासीनता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ दिखाई उन्होंने। वो याद होगा हमें कि जब बंगाल में एक पुल गिरा था तो मोदी जी ने कहा था कि ये भगवान की जो है कहीं ना कहीं भविष्यवाणी हुई है कि चुनाव के समय में पुल गिरा है तो ये ममता जी के लिए चेतावनी है, लेकिन वो तो चेतावनी नहीं हुई। यही चुनाव से पहले वाराणसी में भी पुल गिरा है। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां सफल प्रधानमंत्री असफल सांसद, ये कह रहे हैं? देखिए, सफल प्रधानमंत्री असफल सांसद निश्चित तौर पे सफल नहीं हुए क्योंकि योजनाएं उनके दोनों में असफल, ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे सांसद के रूप में तो बिल्कुल असफल रहे। सांसद के रूप में सुदेश जी बिल्कुल असफल रहे प्रधानमंत्री, ये दावा है अनुज अत्री का। बताइए क्या कह रहे हैं? जाके जो लोग खाता है ना खीर को, वही जानता है खीर कितना स्वादिष्ट है। वाराणसी की जनता से मतलब आप कह पूछिए। रहे हैं अनुज जी ने आज तक खीर खाई नहीं? पता नहीं वाराणसी गए, बनारस गए हैं कि नहीं, हमको शक होता है कि अगर आप मोदी जी के आने के पहले बनारस गए होते और आने के बाद आज गए होते बनारस, तो आपको पता लगता कि उस बनारस में, आज के बनारस में क्या फर्क है। वहां की जनता फर्क देख रही है और ये वहां के लोग सांसद नहीं चुन रहे हैं, वहां के लोग प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। इस बात को मत भूलिएगा। और प्रधानमंत्री के रूप में आपके आकलन पर अगर हम जाएं तो हमारा तो पूरा डिपॉजिट ही हर जगह खत्म हो जाना चाहिए। बहुत भारी मतों से
हमारा एनडीए वापस कर रहा है, चिंता मत करिए। प्रियंका गांधी को पूरा अधिकार है, वो लड़ना चाहे तो लड़े, अपनी शक्ति को आजमाना चाहते हैं, हर नेता चाहता है तो आजमा ले, क्या दिक्कत है। इसीलिए आप इस बात से डरे हुए हैं कि दीदी जो है एक बांग्लादेशी स्टार से प्रचार करा रही है, इस बात से भी डरे हुए हैं। डर की बात नहीं है। आप बड़े बहुमत से जीत रहे हैं, बहुत उस फिरदौस से डर क्यों रहे हैं जो है कि बात डर बांग्लादेशी की नहीं सुपरस्टार है है? दीपक जी, बात डर की नहीं है, बात है कि इनके पास कोई प्रचारक ही नहीं है। नहीं है तो आपको घोषणा किए ना, देखिए कितनी बड़ी बैंकर्स पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, आप डर के क्यों आ रहे हैं? होम मिनिस्ट्री आ रहे हैं, चुनाव आयोग आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, सारे फिल्म पोलराइज करने के लिए ला रहे हैं आप, भोजपुरी से उसी को कलाकार ला रहे पोलराइज हैं। करने के लिए। आप बताइए, आपके पास ममता भी जी तो के पास प्रचारक कोई नहीं है। कलाकार नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आपके अरे बहुत पास- कलाकार है, आपके ले पास जाइए तो उनसे है, कैंपेन ये करवाइए। भोजपुरी से कलाकार ला रहे हैं आप। अरे भोजपुर भारत का ही पार्ट है भैया, भोजपुर मैंने भारत आपको का ही पार्ट है। बताया, आपको अगर पकड़ना लालू जी चाहिए। बाहर होते तो वो सुनील शेट्टी को चुनाव आपको लड़वा देते। पकड़ना चाहिए, आपको पता नहीं वो बात, आपको- उन्होंने टिकट देने का मन बना लिया था सुनील शेट्टी को। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी इनके पास सुनील स्टार शेट्टी ने प्रचारक- लालू यादव जी पे फिल्म भी की थी। एक प्रधानमंत्री जी कहा जाए और कितनी बार कितनी दफा झूठ बोले, ये पता नहीं चल रहा है। झूठ बोले आप बोलिएगा फिर तो आपको देखिए हम पकड़ लेंगे। नहीं, बता पर रहे फिल्मी स्टारों की शुरुआत तो एनडीए मतलब एनडीए के समय हुई थी और अटल जी के नहीं, समय कांग्रेस उससे पहले शुरुआत बहुत कर चुकी शुरुआत थी। की थी, जब लेकिन भारतीय जिस तरह जनता से- पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब रू पहले पर्दे के सितारे कैसे संसद में आते थे और किन किन कारणों से आते थे उसका भी अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन इस सर्वे पे हम चलते हैं अगले 2 सवालों की तरफ, क्योंकि जो सवाल 7वां है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, किसके आधार पर लोग वोट करते हैं। देश की जनता का क्या कहना है, देख लेते हैं अगले 2 सवालों में। इंडिया न्यूज पोल स्टैट का छठा सवाल, क्या आप चुनाव के दौरान काले धन को लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी को सही मानते हैं? सर्वे में शामिल 81.9% लोग चुनाव के दौरान काले धन को लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी को सही मानते हैं, लेकिन 8.42% लोगों ने इसे गलत माना। वहीं 10.68% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। यानी सबसे ज्यादा 81.9% लोग चुनाव के दौरान काले धन को लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी को सही मानते हैं। इंडिया न्यूज पोल स्टैट का 7वां सवाल, आप वोटिंग के लिए इनमें से किसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? 6.8% लोगों के लिए चुनाव में जाति सबसे अहम है। धर्म को 11.65% लोगों ने अहम माना। वही क्षेत्र 23.95% लोगों की और भाषा 11% लोगों के लिए चुनाव में सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन सर्वे में शामिल 32.36% लोगों के लिए इनमें कोई भी सबसे ज्यादा अहम नहीं। सर्वे में शामिल 14.24% लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 32.36% लोग ऐसे हैं जिनके लिए जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र ज्यादा अहम नहीं है। तो सबसे पहले यादव जी आप तो ये बताइए मुझे कि आप लोग तो खालिस तौर पर जाति के आधार पर ही वोट मांगते हैं और देश की जनता कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि जाति के आधार पर, हालांकि उसने 6.80% कहा है, 6.80%, लेकिन इनमें से कोई नहीं 32.6% लोग बता रहे हैं। लेकिन वोटिंग तो करके आते हैं मन भावे मूडी अलावे वो जाति और धर्म के नाम पर। और आपकी पार्टी तो खुलकर कहती है आप यादव है तो आरजेडी को वोट दीजिए, आप मुसलमान है तो आरजेडी को वोट दीजिए, और आपने तो माय का पॉलिटिकल इक्वेशन बना दिया बिहार में। दीपक जी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग प्रोग्राम दूसरे चैनल पे आता है। नहीं, वो आता होगा। मैं इस पे कह रहा हूँ कि हम लोग कभी जात पर, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। तो आप किसके आधार पे मांगते हैं? हम लोग मेन विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। क्या विचारधारा बताइए आप जरा। कि पिछड़े को जो अंतिम पायदान में लोग बैठे हैं, वही बताइए, जो यादव बैठा हुआ नहीं, यादव नहीं, यादव बैठा हुआ है। सर, अंतिम पायदान पर नहीं, सर, पिछड़ा कौन है? सर, पिछड़ा कौन है? पिछड़ा सभी है सर, जितने मैं भी पिछड़ा हूं ना। हाँ सर, आप भी पिछड़े हैं। तो मेरे नाम पर भी वोट मांगिए आप। 85% लोग जो है इस देश में अभी भी मुख्य धारा में जो जुड़ने का है इन्होंने। अच्छा मुझे बताइए लालू जी मुख्य धारा में है कि नहीं है? लालू जी मुख्य धारा की बात आप समझ, आप बताइए ना, मुझे बताइए लालू जी क्या मुख्य धारा में है देश की या नहीं है? लालू जी भी एक आम नागरिक है, पहले सांसद थे, आम है कि खास नागरिक है? नहीं, खास तो पहले एक देश के नागरिक आप है। बताइए आम है कि खास है? ये बताइए तो मैं डिसाइड करूं आगे कि उनके जाति के आधार पर वो वोट मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। पहले वो एक देश के नागरिक हैं, ठीक है? देश का नागरिक तो पहले होना ही पड़ेगा। देश के नागरिक हैं और देश अगर नागरिक नहीं होगा तो ना सांसद बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए, तो देश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, ठीक है। आज किसी राजनीतिक कारणों से वो
चुप बैठे हुए हैं कहीं नहीं किसी कारण राजनीतिक से। कारणों से नहीं, भ्रष्टाचार के कारणों के कारण वो जेल में है। नहीं भ्रष्टाचार के कारणों के कारण जेल में, राजनीतिक कारण मत बोलिए उसको। राजनीतिक कारण अदालत ने सजा दी है, सम्मानित अदालत ने सजा दी है उनको। दिया है, लेकिन वो राजनीतिक कारण ठीक है, वो 1-2 महीने बाद सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। 2 महीने बाद क्या होगा? सारा चीज जब सरकार बदलने वाली है इनकी, अब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप मतलब सरकार बदलेगी तो लालू जी जेल से बाहर आ जाएंगे? बाहर आएंगे। ये आप कह रहे हैं? नहीं, वो तो मतलब अदालत सरकार बदलने के, आप ये कह रहे हैं कि अदालत सरकार बदलने के आधार पर फैसला करेगी? सर, सुनिए। अदालत सरकार बदलने के आधार पर फैसला करेगी। राहुल गांधी आ जाएंगे तो लालू जेल से बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे। यही कह रहे हैं आप? मेरी लालू बाहर आएंगे क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। जिस तरह से बदले की भावना से ये सरकार काम कर रही है, चुन चुन के अच्छा ये बताइए, ये मोदी जी तो 5 साल पहले आए, लालू जी पे केस किस साल से चल रहा है? अरे केस जो चल रहा है, देखिए बताइए ना थोड़ा, केस चल रहा है। ज्ञान हमको ज्ञान दे दीजिए थोड़ा सा, ज्ञान की बहुत कमी है हमारे अरे पास। सर, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, 97 से ठीक है वो केस चल रहा है, सारा आप जानते हैं, लेकिन किस कारणों से है वो भी आपको पता है, और किस कारण से इस तरह सारे जितने भी लोग हैं इनके विरोधी, उन पे ईडी सीबीआई किस तरह से छापा मारा जा रहा है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ, जनता सब जानती है। जनता और जनता ये भी जानती है कि लालू यादव जी पे भ्रष्टाचार का केस है, 96 है नहीं है, चल रहा है, जेल के अंदर है, सजा याफ्ता मुजरिम है, देखिए सब जानती है जनता। अदालत में चल रही है। सुदेश भाई, मैं अगला सवाल आपसे लेता हूँ, मुझे साफ बोलिए कि आप तो बिल्कुल अपना क्लियर पॉलिटिकल थॉट रखते हैं, और वो क्लियर पॉलिटिकल थॉट ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर जाति के आधार पर वोट पड़े तो आप हार जाएंगे, धर्म के आधार पर वोट पड़े तो आप जीत जाएंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, आप मोदी की सेना कहते हैं, आप अली बजरंगबली कहते हैं, तो कुछ लोग जाति के आधार पर वोट मांगते हैं और सुदेश वर्मा जी की पार्टी धर्म के आधार पर वोट मांगती है। दीपक जी, पता नहीं आप मेरी बात पर कितना भरोसा करेंगे। नहीं, मुझे करने से कुछ नहीं होता, मैं तो आपकी बात पे पूरा भरोसा कर लूंगा। सवाल ये है कि आपकी पार्टी की बात पर देश को भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल देश भरोसा करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड में, बिहार में, क्योंकि दोनों का ट्रेंड एक ही रहा है। मैं आपको बता दूं, एक आम व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, वो एक ही बात बोल रहा है, मोदी। और मोदी ही है जो इस चुनाव का फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुदेश वर्मा जी, झारखंड के चुनावी परिणाम आज आप लिख लीजिए, 23 मई को हम दोनों साथ बैठेंगे। झारखंड के चुनावी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होंगे, स्वीप करेंगे, बड़ा झटका होंगे। मैं आप लिख के लीजिए, स्वीप करेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं। मेरा सवाल अनुज जी, सुदेश जी से था कि कुछ लोग जाति के आधार पर मांगते हैं, कुछ लोग धर्म के आधार पर मांगते हैं, इनकी पार्टी और आपकी पार्टी अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि वोट किसके आधार पर मांगना है। नहीं, देखिए हमारा तो डिसाइडेड है। कांग्रेस का तो आज से नहीं, शुरू से हम जब चुनाव लड़ते हैं विकास के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर, आज के इस वर्तमान के दौर में भी जो ये पोलराइजेशन का दौर चल रहा है, जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा। आपने एक धर्म की बात बोली, जनेऊ पहन लिए भाई साहब, ऐड ऑन करना, आप तो जनेऊ पहन लिए, बताइए। हम तो पहनेंगे। आप बताइए क्या धर्म है राहुल गांधी जी का? आप ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी के परिवार से मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी आपकी पार्टी में, उनका धर्म बता दीजिए क्या है, वो बता दीजिए ना। धर्म राहुल जी का, राहुल गांधी जी आप राहुल जी का नाम उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, वरुण गांधी जानना चाहिए ना, लोगों को जानना चाहिए ना। गांधी और मेनका गांधी हिंदू है, मुसलमान उसी परिवार से हम निश्चित तौर पे मैं भी जानना चाहता हूँ। आप उस चीज आप प्रश्न उठाते हैं, पढ़ लेते आप ही दूर कर दिए, कभी आप क्रॉस पढ़ लेते हैं। बोलिए। लोकसभा के उम्मीदवारों का चयन करते समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये क्यों देखती हैं, तीनों आप बता दीजिए कि उस वहां पर सबसे बड़ी जाति के मतदाता कौन है, बता बताइए अनुज, सीधा सवाल। देखते हैं आप लोग कि फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव इतने, कुर्मी इतने। यस, देखिए निश्चित तौर पे देखते हैं, और मैं वही बात अभी कह रहा था, इन्होंने रोक दिया सुदेश जी ने। जाति के आधार, देखिए ये कहीं ना कहीं आपको जाति और धर्म से ऊपर नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना। लेकिन आप देखते हैं, नहीं राजनीति आप देखते हैं कि नहीं, ये बताइए। आप झूठ बोलेंगे, आप बोलेंगे हम तो देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ सम्मेलन करे, ब्राह्मण सम्मेलन करे तो बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, अगर हम लोग कुछ पिछड़े दलित अकलियत की बात करें तो आप जातिवादी हो गए। आप बोलिए सुदेश जी, बोलिए, मुझे अगले 3 सवाल भी लेना। अगर आप बीजेपी के टिकट को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जाति प्रधान नहीं,
हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड और जीतने वाले कैंडिडेट को, और इस बार देखिए कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोदी जी पर चुनाव हो रहा है, हर जगह मोदी 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 की बात हो रही है। तो लैंप पोस्ट को खड़ा कर देते हैं ना, जिसको भी खड़ा कर जीत जाता है। जिसको भी खड़ा कर दीजिए वो जीतेगा। बिजली के खंभे को जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीतेगा। ये मोदी सुनामी है, वो पहले सरफेस में था 2014 में से और अब नीचे जा चुका है, इसलिए मीडिया शायद पढ़ नहीं पाता। गलत शब्द बोल रहे हैं। निमिष, सुनामी एक ऐसी चीज होती है जो आती है तो लोगों की जान लेके जाती है। और सुनामी इतनी खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक, बहुत तमाम लोगों की जान लेके। अंडमान निकोबार तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार तमिलनाडु में 2004 की शुरुआत में 2003 के खत्म में सुनामी आई थी। कितने लोगों की जान लेकर गई? कितने लोगों की जान लेकर गई? सुनामी तो तबाही करती है, सुनामी नष्ट करती है। नहीं, सुनामी तबाही करती है, सुनामी नष्ट करती है। यादव जी थोड़ा धैर्य रखिए, अगले 3 सवाल देख लेते हैं क्योंकि आखिरी सवाल आज की राजनीति के हिसाब से, इस हफ्ते की राजनीति के हिसाब से बिल्कुल दिलचस्प है। सबसे ज्यादा उस पर वोट पड़ेंगे, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन में वो मुद्दा है। अगले 3 सवाल हमारे क्या हैं, एक के बाद एक देखते हैं। इंडिया न्यूज पोलिस स्टेट का 8वां सवाल। विपक्ष हमेशा ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत करता है, आपको ईवीएम पर कितना भरोसा है? सर्वे में शामिल 62.46% लोगों को ईवीएम पर पहले जितना ही भरोसा है, लेकिन 11.32% लोगों का ईवीएम पर भरोसा पहले से कम हुआ है। वहीं सर्वे में शामिल 11.32% लोगों को ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, यानी सबसे ज्यादा 62.46% लोगों को ईवीएम पर पहले जितना ही भरोसा है। इंडिया न्यूज पोलिस स्टेट का 9वां सवाल। क्या वीवीपैट आने के बाद ईवीएम पर लोगों का भरोसा बढ़ा है? सर्वे में शामिल 65.69% लोगों ने कहा कि वीवीपैट आने से उनका भरोसा बढ़ा है, लेकिन 13.59% लोग ऐसा नहीं मानते। सर्वे में शामिल 20.72% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी सबसे ज्यादा 65.69% लोगों का भरोसा ईवीएम पर वीवीपैट आने से बढ़ा है। इंडिया न्यूज पोलिस स्टेट का 10वां सवाल। क्या साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय के खिलाफ लड़ाकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाना चाहती है? इस सवाल के जवाब में 45.31% लोगों ने माना है कि साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ाकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाना चाहती है, लेकिन सर्वे में शामिल 26.86% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं सर्वे में शामिल 27.83% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी सबसे ज्यादा 45.31% लोगों ने माना है कि साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ाकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाना चाहती है। निमिष, साध्वी प्रज्ञा क्यों? साध्वी प्रज्ञा सिर्फ इसीलिए क्योंकि साफ तौर पर अब उन्हें लगने लगा है कि हमें वोटों का ध्रुवीकरण और खासकर धार्मिक आधार पर करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला था, इस बात को लोग भुला रहे थे, इसको वापस लाया गया। साध्वी प्रज्ञा ने बयान भी दिया। उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से ये लगातार ये मामला जो है बहुत गर्म है। एक तरफ भगवाधारी चालीसा पढ़ रहे हैं, वो अपने साथ बजरंग बली को कहते हैं। दूसरी तरफ एक भगवाधारी जो है वो सीधे सीधे महिला भी है और वो कहती है कि मेरे साथ तो निर्भया से भी ज्यादा जो कुछ इससे ज्यादा हुआ पर मैं जिंदा बची हूं। बहुत बड़ा तरीके से महिला और उसके साथ साथ हिंदू वोटों और खासकर जो कट्टर हिंदू है उन्हें ध्रुवीकरण करना और हिंदू आतंकवाद वाली जो कॉन्सेप्ट लाए गए थे उसको वापस करना। अनुज, ये बहुत बड़ा दिग्विजय सिंह हमेशा भगवा टेरर, हिंदू आतंकवाद, आरएसएस बम बनाती है, आरएसएस ये करती है, आरएसएस वो करती है, जितना बोलते थे, अब साध्वी प्रज्ञा के रूप में बीजेपी ने उनको जवाब दिया। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने कब बोला? भगवान नहीं बोला। अरे भगवान कितनी बार बोला सर? संघीय आतंकवाद बोला। ना, ना, कब बोला? आतंकवाद। देखिए दीपक जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा ये तब चला कि जब देश के तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह साहब ने बोला कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि जो ये सरकार में गृह सचिव थे, वो हमारी सरकार में, भारत सरकार की सरकार बुलवा रही थी उनसे, आपकी सरकार बुलवा रही थी उनसे। सरकार कैसे नहीं बोला? उन्होंने बोला मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि आरएसएस के लोग इसके लिए काम करता है। गतिविधियों में शामिल हैं। अनुज अत्री, अगर आप ब्यूरोक्रेसी को
समझते हैं तो मुझे ये बताइए कि होम सेक्रेटरी किसके लिए काम करता है? होम मिनिस्ट्री के लिए। होम मिनिस्ट्री किसके लिए काम करती है? होम मिनिस्टर के लिए। होम मिनिस्टर किसके लिए काम करता है? प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर किसके लिए काम करता है? पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट कहां से चुन के आती है? जनता चुनती है। मुझे सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर घुमाइए मत। आखिर ये मुद्दा कहां से आया? निश्चित तौर पे देखिए, होम सेक्रेटरी अगर काम करते हैं वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं होते, और अगर वो कहते हैं मेरे पास सबूत हैं तो वो राजनीतिक बयान नहीं है। उन्होंने बोला मेरे पास पुख्ता सबूत है, तो वो पद और गोपनीयता दो बातों की शपथ लेता है। और ये कहता है कि मैं देश को कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। और वो सबूत आज भी रहे होंगे, ये भी उनकी शपथ में शामिल होता हम है। ये पूछना चाहते हैं, अगर इनको लगता था कि साध्वी प्रज्ञा जी जो है निर्दोष है, और तो क्यों नहीं इन्होंने 5 साल में उनको दोष मुक्त कर दिया, जब अमित शाह जी के एक मुकदमे इन्होंने वापस कर लिया? पता नहीं अनुज अत्री जी, एनआईए इस बात की सप्लीमेंटरी चार्जशीट फाइल कर चुकी है। एनआईए कोर्ट के अंदर उनको साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ उनके पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। सुदेश वर्मा जी, आप उनको आरोप मुक्त नहीं किया कोर्ट ने, कोर्ट ने नहीं किया, एनआईए ने कर दिया। सीधा जवाब दीजिए सुदेश जी। सुदेश जी, आप लोग भी घूम फिरकर एक आतंक की आरोपी को कैंडिडेट बना रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके पास एक ऐसा मेंबर नहीं है जिसको वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से उतार सके। इसको डिफरेंट तरीके से देखें। पहले मैं नहीं, मेरे तरीके से भी देख लीजिए ना थोड़ी देर, फिर डिफरेंट तरीके से देख लीजिएगा। दीपक जी, पहले फैक्चुअली करेक्ट कर दें आपको। मुंबई हाई कोर्ट ने जब इनको बेल दिया था तो ये कहा था स्वास्थ्य के आधार पर बेल दिया था, ये भी, और ये कहा था चुनाव लड़वा रहे हैं। नहीं, और ये कहा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंज्वाइंटली अगर हम देखें एनआईए के सबमिशन को और एटीएस के सबमिशन को, तो कोर्ट ने कहा कि प्रामा फेसाई इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। कोर्ट ने नहीं कहा, एनआईए हाई कोर्ट ने बोला था, हाई कोर्ट के जज ने बोला। अब देख लीजिए, चार्जशीट के और बाद इसके बाद उन्होंने बेल के लिए उसके बाद एनआईए ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए। ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। उनका स्टेटस वही है जो राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का, वो भी बेल में बाहर है। बेल में एक भ्रष्टाचार के मामले में आप बताइए, हम राजनीतिक दुरुपयोग तो आपने लगाया ना, यही तो अब आते हैं असली मुद्दा पर। नहीं, ये तो आपने लगाया। सुन तो लीजिए पहले भाई साहब, बताइए, राहुल गांधी की कोई मोटरसाइकिल, हम नहीं मानते इसको। राहुल गांधी की कोई मोटरसाइकिल मिली ये प्रज्ञा की भी नहीं थी, साध्वी प्रज्ञा आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की जमानत की नहीं थी, वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी, साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी, फैब्रिकेट किया गया, उनको फंसाया गया। साध्वी प्रज्ञा एक विक्टिम है और अपने कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। चलिए, इसी पर हम बात करेंगे। ये मुद्दा यहाँ थमेगा नहीं। दहले पे दहला टक्कर में अब से कुछ ही मिनटों बाद जब हम वापस लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल पैनलिस्ट निगहत अब्बास होंगी और उनके साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे।